Welcome back to our online tutorial Laksham Academy Bihar Sharif Nalanda. Now we will proceed our topic. The topic was life process and the first topic is nutrition. In common language, we can conclude nutrition as feeding. Nutrition मतलब क्या हो रहा है? फीडिंग. FEEDING ऐसा कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं. एक्चुअल मीनिंग नहीं है इसका, बट कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं इसको. फीडिंग मतलब क्या है कि आपको खाना देना, मतलब फूड वगैरह का इस्तेमाल करना. दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन में हो क्या रहा है बच्चे कि यहाँ पर आपको बाहर का सोर्सेस से फूड को इंटेक करना है. फूड को इंटेक करना है किस लिए? फॉर योर बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड प्रॉपर एक्टिविटीज के लिए. ठीक है. तो ये फीडिंग का मतलब क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ से किससे कंसल्ट कर रहे हैं? फूड से. ठीक है. तो एक काम करते हैं ना, इसको अलग टाइप से कुछ लिखने की कोशिश करते हैं. न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया? इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट. इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट. ठीक है. न्यूट्रिशन का मतलब इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट. और न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है भाई? तो ये दीज आर द केमिकल सब्सटेंस. केमिकल सब्सटेंस. अब भाई केमिकल सब्सटेंस क्या हो रहा है वो तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा. मतलब जो कोई कार्बन का बना हुआ है या जिसमें और भी कुछ मिनरल्स वगैरह हैं, दीज आर द केमिकल सब्सटेंस. और ये होगा कहां भाई? तो फूड के अंदर में होगा. हमारा क्या होगा? फूड के अंदर में. देखो यहां पर पहले मैंने आपको क्या बताया? फीडिंग. यानी अगर फूड लेंगे तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हम लोग केमिकल सब्सटेंस ले रहे हैं. इसका मतलब क्या हो रहा है? न्यूट्रिएंट ले रहे हैं. और न्यूट्रिएंट का लेने के प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज? न्यूट्रिशन. इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट इज नोन एज न्यूट्रिशन. कैसा जुड़ रहा है यहां पर? ध्यान दो. ये फूड हम लोग जानते हैं कॉमन बात में. ऐसा क्या होता है फूड में भाई जो हम लोग फूड नेसेसरी होता है? तो भाई उसमें केमिकल सब्सटेंस होता है. केमिकल सब्सटेंस होता है, उसको हम लोग एक अच्छा वर्ड क्या दे सकते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं. क्यों भाई? क्योंकि हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है. दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट. ठीक है. और न्यूट्रिएंट का इनटेकिंग, दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. और इस केमिकल सब्सटेंस में हम लोगों को बहुत सारा चीज मिल सकता है. आप ध्यान देंगे तो आपको पता होगा कि आप राइस खाते हैं, आप रोटी खाते हैं, आपका सब्जी खाने का होता है, उसमें दाल वगैरह पल्सेस वगैरह खाते हैं, उसमें आप तड़का देते हैं. इसका क्या करते हैं आप? ऑयल्स वगैरह का, घी वगैरह का तड़का देते हैं. तो उसमें क्या क्या हम लोगों को मिलता है भाई? केमिकल सब्सटेंस से बेसिकली हम लोगों को चाहिए होगा कार्बोहाइड्रेट, जो कि हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिलता है उससे. कार्बोहाइड्रेट इज ए केमिकल सब्सटेंस. कार्बोहाइड्रेट क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट केमिकल सब्सटेंस है. दूसरा हम लोगों को चाहिए फैट. फैट क्या है? केमिकल सब्सटेंस है आपका. थर्ड है प्रोटीन. प्रोटीन चाहिए आपका. उसके बाद क्या चाहिए आपको? मिनरल्स वगैरह चाहिए आपका. ठीक है. और क्या चाहिए आपको? विटामिन वगैरह चाहिए आपको. ऐसा तो इसका मतलब क्या हुआ? इस फूड के अंदर ये सारे चीज किसी ना किसी सोर्सेस में होंगे. किसी ना किसी रिसोर्सेज में, इस फूड में ये किसी ना किसी रिसोर्सेज में सारे चीज होंगे. इधर कार्बोहाइड्रेट होगा किसी फूड में, किसी में फैट होगा, किसी में आपका प्रोटीन होगा, किसी में मिनरल्स होगा और किसी में विटामिन होंगे. समझ में आया? अब ध्यान देना इसके अंदर में कि अब हम लोगों को करना क्या है. अब ये पूरा प्रोसीजर, सोच लो एक छोटा सा न्यूट्रिशन टर्म है, उसको कितना आसानी से और कितने अच्छे से कोरिलेट करके पढ़ा जा सकता था. बस हम लोग इतना याद रखते हैं बच्चे कि हाँ न्यूट्रिशन का मतलब इनटेकिंग ऑफ फूड हो गया बस. लेकिन ये आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाता है. कॉन्सेप्ट क्लियर क्या करवाएगा कि ऐसा क्या चीज है भाई न्यूट्रिशन का मतलब. तो न्यूट्रिशन टर्म आया है न्यूट्रिएंट से, और न्यूट्रिएंट का मतलब होता है केमिकल सब्सटेंस. और ये पाया कहां जाता है? फूड में पाया जाता है. ये पूरा एक साथ आप फ्लो चार्ट में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. और ऐसे भी देख लो कि रटा रटाया एनसीईआरटी स्कूल वगैरह का पढ़ाई आप लोगों को मालूम ही होगा. मैं किसी के ऊपर पॉइंट आउट ऐसा नहीं कर रहा हूं कि वो खराब पढ़ाते हैं, अच्छा सिखाते हैं या क्या करते हैं, बट आपको मालूम होगा उनके पास काफी कम टाइम होता है और उस कम टाइम में उनको सिलेबस खत्म करना रहता है. तो क्या होता है भाई, कुछ जगह पर रीडिंग दे करके ऐसा कुछ समझा करके निकल जाते हैं. लेकिन अभी से ही अगर आप लोग प्रिपेयर करते हो, 9th क्लास और 10th क्लास बेसिक क्लास होता है बच्चे, तो क्लास 10th वाले बच्चों को तुरंत नेक्स्ट ईयर उन लोगों को 11th में जाना पड़ेगा और अपना करियर डिसाइड करना पड़ेगा. इधर यू विल चूज द पाथ ऑफ IIT और मेडिकल और एनीथिंग एल्स लाइक गवर्नमेंट सेक्टर एंड ऑल.
लेकिन आपको अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की भी तैयारी करते हो तब भी आपको अप टू 10th तक में पूछेगा क्वेश्चन बायोलॉजी से। अगर आप मेडिकल की तैयारी करते हो तब तो ये आपका ब्रह्मास्त्र हो सकता है। अगर आप ये रखते हो क्या कहते हो कि आईआईटी जेईई वगैरह है तो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के ऊपर अभी से ही पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। अभी से भी पूछ लो, जितने भी बच्चे हैं हम लोगों के पास में, जितने भी आपके सीनियर्स हैं, उनसे जाकर के पूछ लो कि भाई उनको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या दिक्कत हुआ। अगर उनका 9th-10th का बेसिक क्लियर रहता तो बहुत सारा चीज होता। और मुझे पता है बेटा कि बहुत सारे लोगों को लिखने में भी अभी तकलीफ हो रहा होगा कि हम कैसे लिखे, सर बता रहे हैं तो हमको क्या है। नोट्स तो आप लोग बना नहीं रहे होंगे, अगर नहीं बना रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको इतना बोल रहे हैं कि एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, आप बाद में जब होगा तो नोट्स आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो लिख रहे हैं साथ साथ वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर वेरी गुड, ठीक है, ताकि उनका नोट्स बनते गया साथ साथ। नाउ द पॉइंट इज दैट कि हमारा क्या कहना है कि लक्ष्यम एकेडमी एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है बिहार शरीफ में। बाकी लोगों को क्या हो रहा है भाई, देखो कि पूरा टाइम वेस्ट अगर हो जा रहा है तो दिक्कत होगा, लेकिन लक्ष्यम एकेडमी ने क्या कहा कि सर हमारे लिए आप एक ऐसा वीडियोस वगैरह बना करके भेजिए जिससे बच्चे का फ्यूचर में भी हेल्प हो सके। तो थैंक्स टू द डायरेक्टर ऑफ लक्ष्यम एकेडमी, है ना, उन्होंने जिस तरीके से हम लोगों को बताया था, और कमलेश जो है वो काफी इस मामले में स्ट्रिक्ट है कि भाई बच्चों को उस लेवल तक आना चाहिए। लीव इट, हम इतना कहना चाह रहे हैं बेटा, इसको जितना ज्यादा शेयर करो। मैं अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे बायोलॉजी को याद भी करो। अगर किसी को टफ जा रहा है ना चैप्टर तो वो मुझे बताए कि कैसे टफ जा रहा है, मैं उसको याद भी करवाऊंगा और आगे का भी काम करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। अब भाई फाइनली हमारा बात यहां आ गया कि फूड इनटेकिंग के ऊपर। अब फूड इनटेकिंग तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इस न्यूट्रिशन को ना बेटा, अब आप लोग क्या क्या समझते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन 3 तरह का हो रहा है। कैसा? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेसिकली अभी आपको इसमें इतना ही पढ़ना, और भी होता है बहुत सारे की केमिकल सब्सटेंस के ऊपर होता है, कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वगैरह, तो अभी आपको उतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, 10th क्लास तक में इतना जान लीजिए। अब एक चीज बताइए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। आप सबसे पहले जैसे ही पढ़ना शुरू करेंगे क्लास 10th में तो अमीबा का डायग्राम आपको दिया जाएगा। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ना अगर निकाल करके देखा जाए तो अगर पहला बात आपको अगर हम क्लियर कर दे कि ऑटोट्रॉपिक का तो मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाया, ये हो गया उनका फूड का फुलफिल हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है कि नेक्स्ट आपका आता है हेटरोट्रॉपिक, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। हेटरोट्रॉपिक में ही आता है होलोजोइक का, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है ना बेटा कि एक कंप्लीट स्टेप वाइज प्रोसेस होता है जिसके थ्रू डाइजेशन या फिर जिसके थ्रू न्यूट्रिशन प्रोसीड होता है। मतलब क्या हो रहा है कि इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, वो सबसे पहला क्या होता है, इंजेशन। फर्स्ट क्या है, इंजेशन, एंड सेकेंड क्या है, डाइजेशन, एंड थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन, and fifth one is egestion। पहला क्या है, इंजेशन, दूसरा क्या है, डाइजेशन, तीसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ वन इज इजेशन। अब कैसे इसको याद करना, सबसे पहले इन का मतलब अंदर, इन टेकिंग ऑफ फूड, ये हैंड है, उठाए फूड अंदर किए, दिस इज कॉल्ड इंजेशन। बस इतना ही को हम लोग इंजेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उस फूड मॉलिक्यूल्स के साथ जो हश्र होना है उसके टुकड़े टुकड़े बांट दिए जाएंगे, सिंपलर मॉलिक्यूल में उसको तोड़ा जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। उसके बाद फिर क्या है, एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन करने के बाद सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, अब यहां पर एब्जॉर्प्शन हो। याद रहे अगर डाइजेशन नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो बच गया, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो मतलब कि क्या होगा, वो सेल के पास पहुंचेगा, सेल उसको फिर से कन्वर्ट करेगा किसी दूसरे चीज में, किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में।
अब आपको एक एग्जांपल बताता हूं बेटा कि अगर आप लोग खाते क्या हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट लेते हो, लेकिन आपका सेल बना हुआ क्या चीज है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ऐसा आप खाते हो फैट मॉलिक्यूल जो कि कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो आपको क्या है, वो भी कन्वर्ट होता है लिपिड में। आप खाते हो क्या, प्रोटीन मॉलिक्यूल बाहर से खाते हो, ब्रेक डाउन करता है अमाइनो एसिड में। तो एक लॉजिक सिंपल, अगर थोड़ा सा ध्यान लोग फोकस करोगे तो समझ में आता है कि कैसा इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, कैसे इसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे कि क्या हो रहा है, जो कि मान लेते हैं कि हम लोग जो फूड खा रहे हैं, दिस वन इज राइस। राइस के अंदर में होता है कार्बोहाइड्रेट। एकदम से बेटा थोड़ा सा फोकस करिए, अटेंशन आपका चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के बाद यहां पर से क्या होगा, ये ब्रेक डाउन करेगा, इट मींस कि इसका डाइजेशन होगा, ठीक है। डाइजेशन होने के बाद किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में। किस चीज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज वापिस से जाएगा सेल के पास, और सेल के पास होता है गोल्जी बॉडी, और सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आपको पढ़े होंगे क्लास 9th में, सेल के पास गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया। वापिस मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। पहले मैंने क्या बोला कि राइस के अंदर में क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज से क्या हो गया, ये सेल के अंदर में पहुंचा, और सेल में गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, दिस वन इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और ग्लूकोज क्या है, दिस वन इज द सिंपलर मॉलिक्यूल। सिंपलर मॉलिक्यूल मतलब एक नॉर्मल तरीके से अगर समझ रहे हैं ना आपको, एकदम कॉमन लैंग्वेज में, वेरी इजी लैंग्वेज में, तो इसका मतलब क्या, बहुत सारा ग्लूकोज मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अब जैसे हमारे बॉडी के अंदर भी क्या है, बहुत सारा सेल मिलकर के हमारा बॉडी बना है, उसी टाइप से यहां पर भी क्या होगा कि बहुत सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर के कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट को एकदम से बारीकी से तोड़ा जाए, छोटा 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 छोटा, तो सबसे छोटा क्या टूट करके आएगा, ग्लूकोज। और अगर बहुत सारा ग्लूकोज को जोड़ दिया जाए तो बन करके क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। समझ में आया, ठीक है। तो अभी ध्यान रखना, ये सेल के अंदर फिर से ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ग्लूकोज जो है ना, गोल्जी बॉडी की मदद से आपका कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में, या ग्लाइकोप्रोटीन में, या ग्लाइकोलिपिड में। ग्लाइको बोल रहे हैं, इसका मतलब वो ग्लूकोज वाला पार्ट आ रहा है, ग्लाइकोजन वाला पार्ट आ रहा है। तभी जाकर के हमारा बॉडी का निर्माण हो रहा है, तभी जाकर के हमारे सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये कितना आसान कॉन्सेप्ट है जिसको कि आपको समझना चाहिए, ठीक है। कितना इजी वे में आप समझ सकते हैं इस चीज को। मतलब क्या है, पहले फूड का रिसोर्सेज आपको दिया गया, फूड के अंदर में केमिकल सब्सटेंस, उसका कन्वर्जन, डाइजेशन होना है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर मॉलिक्यूल में आया, और वो सिंपलर मॉलिक्यूल वापस से सेल में गया। सेल में कुछ तमाम माइक्रो सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे सेल गोल्जी बॉडी है और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, वो सब साथ। तो ये सब मिल करके इसको कन्वर्ट किया फिर से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में। यानी काम क्या हो रहा है यार, किसी चीज को, बड़ा सा चीज को तोड़ दो, तोड़ने के बाद फिर से जोड़ दो। जैसे एक सिंपल एक मोतियों का माला है, कंसीडर कर लो कि एक मोतियों का माला है, एक माला अभी दिख रहा है, दैट विल बी द कॉम्प्लेक्स माला। समझते हो ना, जो ऐसा करके गले में ऐसा डालते हो वो, ठीक है। अभी क्या, वो पूरा मोतियों का माला जो है, उसको एक मोती तो नहीं कहेंगे ना, उसको क्या बोलेंगे, माला। अब क्या होगा, उसका हर एक मोती को निकाल दो, तो अब हाथ में लेंगे तो वो एक मोती कहलाएगा। इट मींस जो माला था दैट विल बी पॉलीमर, और एक मोती है दैट विल बी मोनोमर। माला जो था वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, और वो जो मोती है वो सबसे सिंपलेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। आखिरकार वो वापिस से सारे मोतियों को जोड़ देंगे एक धागा में, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू, यू कैन से दैट माला, है ना, वो माला में कन्वर्ट हो जाएगा। बस अगर इतना तक समझ में आ रहा है बेटा, तो आगे देखिए कि कैसे इसका कन्वर्ट। उसी तरह से अब आप पल्सेस खा रहे हो, ध्यान देना, पल्सेस खाओगे, नोट भी करते जा सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नोट कर सकते हो आप लोग, क्योंकि एक ही जगह है, थोड़ा स्पेस का कमी है, तो आप लोग एडजस्ट करिए इसमें। लेट सपोज की पल्सेस है, पल्सेस के अंदर क्या होगा, प्रोटीन होगा। प्रोटीन का क्या डाइजेशन होगा, अमाइनो एसिड में। फिर ये अमाइनो एसिड पहुंचेगा कहां, सेल के पास, सेल से कन्वर्ट हो जाएगा फिर से प्रोटीन। यानी हो क्या रहा है, कॉम्प्लेक्स, सिंपलर, फिर से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, सिंपलर एंड वंस अगेन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इतना तक में आपका आ रहा है। तो डाइजेशन का असली मीनिंग आपको बता रहा है कि ब्रेक डाउन करना, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन।
और इसको फिर से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। मतलब अब क्या है, यूटिलाइज कर लीजिएगा। अब आपको उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करके आपका बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो अगर आपका डाइजेशन नहीं होगा तो एसिमिलेशन नहीं होगा, और अगर साथ में साथ क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर आपका डाइजेशन नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, एसिमिलेशन भी नहीं होगा, तो सारा का सारा फूड निकल जाएगा, वेस्ट मटेरियल ही हो जाएगा ना। हम लोग क्या समझते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है या अनएब्जॉर्ब फूड है, दैट विल बी द वेस्ट मटेरियल, उसको बोलते हैं इजेशन। तो मेन अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा हो गया इवेंट भाई, तो ये डाइजेशन हो गया। मेन स्टेप कौन सा है, डाइजेशन। इसी के ऊपर बाकी डिपेंडेंट है ना, इसी के ऊपर बाकी डिपेंडेंट। अब आपके मन में सवाल होगा सर इजेशन कैसे डिपेंडेंट है, तो भाई साहब इजेशन ऐसे डिपेंडेंट है कि अगर आपका अनडाइजेस्टेड फूड ही नहीं रहेगा तो उसको इजेशन बोलेंगे कैसे, अगर आपका अनअब्सॉर्ब्ड फूड ही नहीं रहेगा तो उसको इजेशन बोलेंगे कैसे। ठीक है, इसका मतलब जो फूड खा रहे हैं वही फूड निकल रहा है, तो उसको इजेशन थोड़ी बोलेंगे। इजेशन का मतलब अनडाइजेस्टेड फूड का हमारे बॉडी से एक्सपेल आउट करना, दिस इज कॉल्ड इजेशन, राइट। अब ध्यान देना, एक और बात बता रहा हूं मैं, यानी ये मेन होने के कारण हम लोग जो टॉपिक पढ़ते हैं, दैट टॉपिक इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों, क्योंकि इसका मेन स्टेप जो है वो डाइजेशन है। मेन स्टेप क्या है, डाइजेशन है। अब अपन लोग धीरे धीरे इसके इतना तक बात समझ गए। ये दूसरा आपका लेक्चर है, दूसरा मतलब है कि आज सेकेंड डे है, लेकिन आपको इतना बताता हूं बेटा, अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हैं और वीडियो लेक्चर को बार बार देख रहे हैं, देखते जाएंगे, तब भी आपके लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, उसमें ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अभी आपका याद करवाने वाला सेक्शन शुरू नहीं हुआ, वो जब शुरू होगा तो आई एम प्रॉमिसिंग यू कि आपको कभी भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और 9th 10th के बच्चे को, खास करके 10th के बच्चे को इसलिए सिंसियरिटी की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि अगर अभी वो लोग नहीं सिंसियर होंगे तो आगे जाकर उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। चाहे किसी भी फील्ड में आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, बेसिकली फोकस ऑन केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, क्योंकि इनका 9th 10th का जो सिलेबस है 11th 12th में ऑल अबाउट वही सारा चीज पढ़ना है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर अभी आपको फाइनली जो आज के लेक्चर का फाइनल टच मैं आपको दे रहा हूँ और इतना बता रहा हूँ, थैंक्स टू लक्ष्यम एकेडमी, जिन्होंने ये अच्छा इनिशिएटिव उठाया है कि जितने भी आपको अच्छे फैकल्टीज है बाहर के लोग जैसा है, जो कि जिनका एक्सपीरियंस आकाश इंस्टीट्यूट एल इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का है, वो फैकल्टीज को वो लोग लाइन पे ले रहे हैं, वो फैकल्टीज को कांटेक्ट बना रहे हैं और आप लोगों के लिए एक अच्छा खास करके लेक्चर बना लिया है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हो बेटा, आपको कुछ भी ऐसा चीज नहीं हुआ होगा जो टफ गया होगा, बट बहुत सारा चीज आप लोग जानते भी नहीं होंगे कि हाँ ऐसा कुछ होता भी है। तो जो लोग जानते थे बहुत अच्छी बात, जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए कैसा क्या हो रहा है। तो अपन लोग पढ़ेंगे तो उसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। सिंस कि हमारा सिलेबस 10th का उतना ज्यादा है नहीं, तो काफी डीप में मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन कुछ बातें मैं जरूर हमेशा डिस्कस कर दिया करूंगा कि इसमें ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। और आपको साथ में एक बात और बताना चाह रहा हूं कि हर एक चैप्टर के एंड में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो तरह का क्वेश्चन मैं दूंगा, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। सब्जेक्टिव आपके बोर्ड के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है, और बोर्ड्स टर्मिनल एंड इसके लिए, ठीक है। वंस अगेन आई एम थैंकिंग टू द डायरेक्टर सर ऑफ लक्ष्यम एकेडमी मिस्टर कमलेश सिंह, और जो कि आप लोगों के सामने इस लॉकडाउन में आपका पढ़ाई हैम्पर ना हो उसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वीडियो लेक्चर के थ्रू सारे बच्चों को जोड़ना, बच्चों को बेनिफिट करना। और अगर फ्री में सारा चीज मिल रहा है बेटा आपको, तो आप बहुत सारे दोस्तों को फ्रेंड्स को जैसे भी हैं आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इसको बेल आइकन दबाइए, इसका सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को भी कीजिए। फिर से मैं लास्ट में एक बात और बोल रहा हूं, अगर कोई भी बात अभी तक समझ में नहीं आया है तो लक्ष्यम एकेडमी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद उस पर आप क्वेश्चन डायरेक्टली डाल सकते हैं कि सर आपका सेकंड लेक्चर का ये बात है, या फिर डायरेक्टली आप कुछ भी डाल दो क्वेश्चंस का बायोलॉजी से रिलेटेड जो मैंने टॉपिक लिया है उससे, तो मैं आपको ये डिस्कस कर दूंगा। अगर कोई और भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है बायोलॉजी में, तब भी आप डाल सकते हैं, मैं आपको वहां पर तुरंत आंसर कर दूंगा विद इन 1 hour। आपको अगर मैं वहां पर ऑनलाइन लिखा था तो तुरंत कर दूंगा, अगर मैंने बाद में देखा तो मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और बी सेफ, बाहर मत जाए, एंजॉय करिए, आप लोग रिवाइज कीजिए वहां पर। थैंक यू।